काइनेटिक्स का भी और इलेक्ट्रो का भी। जब तक फर्स्ट ऑर्डर नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग ईएलपीएस का भी डिस्कशन करेंगे रोज, है ना। एक एक दो दो सवाल आते हैं। ईएलपी नंबर 1 में 2 करेक्शन है, बता दिए थे नहीं बताए। केमिकल काइनेटिक्स का ईएलपी नंबर 1 में 2 करेक्शन है, सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 12। पहले का आंसर शायद थर्ड है, देख लेना, और 12th का आंसर फोर्थ है। 2 करेक्शन है और आप लोग उसे बहुत लॉजिकल समझ गए थे। लिख लीजिएगा करेक्शन, ईएलपी नंबर 1 2 करेक्शन है, चलेगा। चलो आओ कुछ नया सीखते हैं, और अगले 1 सवा घंटे जो भी हम सीखें कोशिश करें सब कुछ यही याद हो। घर जाके पढ़ना नहीं है, ऐसा केवल सोचना है। पूरा क्लास को निचोड़ते हैं 100%। आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में आप लोगों को कंसेप्ट सिखा रहा था, दैट इज सी की पावर n बराबर r। पहले मैं याद दिला दूं वो क्या था। मैंने कहा जब हम ऑर्डर की कैलकुलेशन करेंगे, किसकी कैलकुलेशन, तो अपने को इस कंसेप्ट पे चलना है, सी की पावर n बराबर r। शुरू हो रहा हूं, स्टार्ट हो जाऊं। बस याद रखना ये फॉर्मूला लगाते समय ये कंसंट्रेशन नहीं है, ये कंसंट्रेशन का गुना है। ये रेट नहीं है, ये रेट का गुना। गुना यानी टाइम्स। ए की कंसंट्रेशन का रेशियो बी की कंसंट्रेशन का रेशियो। अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहें तो इसे ऐसे समझें, यहाँ पे ए का भी कंसंट्रेशन है, यहाँ पे बी का भी कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन का रेशियो है। जब हम ए के कंसंट्रेशन का रेशियो लिखते हैं, यानी कि मैं कह सकता हूं A2/A1, हाँ या ना। बी की कंसंट्रेशन का रेशियो लिखते हैं तो B2/B1, और रेट का रेशियो लिखते हैं तो R2/R। और कल की पूरी क्लास में ऐसा हमने माना था कि जब भी हम कभी भी रेट लॉ लिखते हैं, लेट्स इमेजिन एक रिएक्शन है A2 + B2 से बना AB, मान लो। अगर मैं इसका रेट लॉ लिखूंगा तो इसका रेट लॉ का एक्सप्रेशन होगा R बराबर K इंटू A2 की पावर X इंटू B2 की पावर Y। यानी हमने हमेशा A को कौन सा पावर दिया, X, तो A2/A1 क्या हो जाएगा X, B2/B1 क्या हो जाएगा Y। क्लियर इतना। इसी पे एक नए पैटर्न का सवाल सिखा रहा हूं। पहला सवाल मुझे सिखाने दीजिएगा, उसमें कितनी वैरायटी बनती है, उसमें कितने वेरिएशन बनते हैं, उसको एक सवाल में सीखने की कोशिश करना। अगर एक सवाल में सारे कंसेप्ट समझ गए, कितने भी कठिन सवाल आए, सवाल आपसे बनते हैं। एक ही सवाल में सभी वैरायटी को सीखने की कोशिश करिएगा, राइट। कॉपी में लिखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर, कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर on the basis of given experimental table, on the basis of given experimental table। एक सवाल लिख लो फिर समझाना शुरू करता हूं। एक सवाल कुछ ऐसे आया, एक रिएक्शन हम सबके सामने है, A2 + B2 से बना 2AB, और सवाल कहता है इसका रेट लॉ पता करो, कैलकुलेट रेट लॉ, कैलकुलेट रेट इक्वेशन। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि रेट लॉ एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, और अगर हमें रेट लॉ निकालना है तो हमें कुछ एक्सपेरिमेंटल बातें दी होनी चाहिए। इस प्रकार के सवाल में हमें कुछ इस प्रकार से एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज दे रखी हैं। A2 का कंसंट्रेशन दे रखा है, B2 का कंसंट्रेशन दे रखा है, और हमें रिएक्शन की रफ्तार भी दे रखी है। और रफ्तार दे रखी है 2 × 10 की पावर -3, 2 × 10 की पावर -3, और नीचे लिखा मैंने 1.8 × 10 की पावर -2। पहला सवाल मुझे सिखाने देना, सभी वैरायटी सभी वेरिएशन को सिखाने देना। ऐसे सवाल कितने भी कठिन हो, मात्र एक कंसेप्ट से कंट्रोल होते हैं, मात्र एक कंसेप्ट। वो कंसेप्ट क्या है, सुनने की कोशिश करिएगा। जब भी ये सवाल मिलता है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सीधे सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। डोंट डू इट, क्योंकि आप तभी नेगेटिव मार्किंग कराते हैं। आपका जो तरीका है वो शुरू कहां से, पहले वहां पे काम करना। अगर तरीके शुरू से ही गलत हुए ना तो फिर नेगेटिव होते हैं। तरीके ऐसे रखो कि नेगेटिव होगा ही नहीं। मैंने कल एक चीज बताई थी, जब भी सी की पावर n बराबर r लगाओ तो कंसंट्रेशन का रेशियो रेट का रेशियो, याद है। अब सुनिएगा ध्यान से, इस पूरी ट्रिक में मेरे प्यारे बच्चों, जब हम सी की पावर n बराबर r कहते हैं, ये कंसंट्रेशन का रेशियो हो सकता है,
ये प्रेशर का रेशियो भी हो सकता है, इसके अलावा और किसी का रेशियो चलने वाला। सवाल में झोल नंबर 1 वो कभी कभी यहाँ पे आपको देगा मोल, क्या देगा, और कहीं सवाल में छुपा के लिखा होगा वॉल्यूम 10 लीटर। तो मोल को पहले वॉल्यूम से डिवाइड करना, उसे कंसंट्रेशन बनाना, उसी के बाद ट्रिक चलेगा। डन। वैल्यू मिलते ही सॉल्व करना नहीं शुरू करना है, सबसे पहले वैल्यूज का इंटरप्रिटेशन करो कि वैल्यू गिवन क्या है। अगर यहाँ पे मोल दिया है तो उसे कंसंट्रेशन बनाना पड़े, कंसंट्रेशन है चलेगा, प्रेशर है चलेगा, इसके अलावा कुछ आएगा तो उसे कंसंट्रेशन बनाना पड़े, हद हो जाती है। ऐसे भी सवाल आए, कई बार यहां लिखा था A2 जो भी रिएक्टेंट है और बगल में लिखा था ग्राम, बच्चे ने ध्यान ही नहीं दिया, उसने एज इट इज सॉल्व करना शुरू किया, सारा सवाल हो गया गलत। अगर उसने ग्राम बोला है, क्या बोला है, तो मुझे उसे कंसंट्रेशन बनाना पड़े, और आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कंसंट्रेशन का मतलब है मोलैरिटी, का मतलब है N/V, बोलो हाँ या ना। अगर प्रश्न में वेट बोला है तो मुझे उसे मोल बना के वॉल्यूम से डिवाइड करके कंसंट्रेशन करना पड़ेगा। वैल्यूज सॉल्व करने के पहले चेक कर लेना वैल्यूज कंसंट्रेशन की है कि नहीं है। नंबर 1, नंबर 2, यहाँ पे हमेशा ROR ही होना, क्योंकि ये जो हमारा ट्रिक है यहाँ पे ये कंसंट्रेशन का रेशियो है, सही है, मगर ये रेट का रेशियो नहीं है, ये ROR का रेशियो है। रेट रिएक्टेंट का भी होता है, रेट प्रोडक्ट का भी होता है, और रेट रिएक्शन का भी होता है। इस ट्रिक में केवल तभी चलेगा जब रेट रिएक्शन का होगा। इज दिस क्लियर? कभी कभी सवाल क्या करता है आपको घुमाने के लिए, कभी कभी ROD देता है तो कभी कभी ROA देता है। बच्चों घबराना नहीं, अगर ROD बोले, अगर ROA बोले तो क्या आप ROR निकाल लोगे? चलो मैंने कहा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट है 5, मान लो, व्हाट विल बी द ROR? कभी भी ROR निकालना है तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की रफ्तार को उसके स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर डालिए। अगर आज प्रोडक्ट के अपीयरेंस की रफ्तार 5 है तो रेट ऑफ रिएक्शन होगा 2.5, हाँ या ना? पहले वैल्यू चेक करना, यहाँ कंसंट्रेशन होना, यहाँ रफ्तार रिएक्शन का होना, और अगर यह है तो फिर सॉल्व करना शुरू करना। कैसे, सुनिएगा, हम एक ही कंसेप्ट करने वाले, C की पावर, और ये है कंसंट्रेशन का रेशियो। सबसे पहले किसी भी एक्सपेरिमेंट को देखिए, या तो 1 या तो 2 को। सर ये क्या है? ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। सर ये क्या है? रफ्तार। सवाल ये कहना चाहता है कि जब कंसंट्रेशन 2 था, 3 था, तो रफ्तार ये थी, कंसंट्रेशन बदल दिया तो रफ्तार ये रही, कंसंट्रेशन ये किया तो रफ्तार, यही तो एक्सपेरिमेंट है। हम कहते हैं ना रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। कैसा एक्सपेरिमेंट? ये एक्सपेरिमेंट है। अब इससे हमें क्या पता करना? रेट लॉ। कुछ मत करो, आप तो करो डिवाइड, कंसंट्रेशन का रेशियो, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए, कंसंट्रेशन का, रेट का भी, कंसंट्रेशन का रेशियो जब भी निकालना तो करना बड़ा अपॉन छोटा। क्या करना? अगर आपकी कैलकुलेशन परफेक्शन में है तो कुछ भी करो फर्क पड़ने वाला, लेकिन नेगेटिव मार्किंग से अवॉइड करने के तरीके बता रहा हूं ताकि आप पहले से सही तरीके में चलो। हमेशा बड़ा अपॉन 4/2, 3/3, दिस बाई दिस चलेगा पूरी क्लास। क्या ये रिएक्शन है बच्चों? इस रिएक्शन का जो भी रेट लॉ होगा, क्या मेरे प्यारे बच्चों, R बराबर K इंटू A2 की पावर X इंटू B2 की पावर Y, ऐसे ही कुछ होगा कि नहीं होगा? अब A2 की कंसंट्रेशन कितनी है देखो, 4, 2, 4/2 करूं, मैं 2/4 भी कर, कोई दिक्कत, लेकिन क्यों ना हम बड़ा पॉइंट छोटा की आदत डालें, वो सेफ साइड होगा, चलेगा। जब आदत डाल ही रहे हैं, सीख ही रहे हैं, तो ऐसा डाले से नेगेटिव नहीं होता ना यार। जरा सुनना, 4/2, 3/3, दिस बाई दिस, यानी ए की कंसंट्रेशन का रेशियो कितना आया? 2 की पावर, बी का कितना आया? 1 की पावर, रफ्तार कितना आया? डन। रफ्तार इधर लिख दो, सी की पावर एन बराबर आर, रफ्तार उधर लिख दो, कोई दिक्कत? आओ जरा इसे सॉल्व नहीं कर लोगे? ये कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? अरे 1 की पावर कुछ भी 1, बताओ ना, 2 की पावर क्या हो कि 1 बने, यानी x बराबर आया कि नहीं आया? अभी हमने किसकी वैल्यू निकाली? x की। अब चलो निकालते y की। सिंपल सा फंडा है, कठिन से कठिन सवाल, सबसे पहले वैल्यू चेक करना, उसके बाद दिस बाई दिस, दिस बाई दिस। नहीं समझे? हेलो, अब चलो निकालते भी, कैसे करें? दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस। अरे और क्या चीज जीवन में, हाँ या ना? मुझे बताओ। अब सुनो, मेरे पास एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 भी है,
एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और 1 2 तो कर लिया ना अभी, वही बार बार करते रहोगे तो वही आंसर बार बार आएगा ना बेटा, नया भी तो करना पड़ेगा। अब नया करते, अब बताओ दिस बाई दिस करो, दिस बाई दिस करो। सर 9/3 9/3, यहाँ तो कुछ भी करो फर्क पड़ने वाला, और वहां आप 8/2 करोगे, 8/4 करोगे तो भी सिंपल नंबर ही है। मतलब सिलेक्शन करते समय ये सोचना है सबसे सिंपल कैलकुलेशन कहाँ है। Then, इन दोनों की कैलकुलेशन आसान है, फिर भी आसान में भयंकर आसान, क्यों ना 4 2 जा 8 ले, काहे को 2 3 जा कितना 4 जा जाना पड़े, है ना। हमने केवल 8/4 कर दिया, चलेगा। बड़ा पॉन छोटा करे, छोटा पॉन बड़ा, अपनी तो आदत है, बड़ा पॉन छोटा। 8/4 9/3 आसान है क्या। आ जाओ जरा, 8/4 किसका था, A2 था कि B2। हाँ 8/4 कितना आया, 2 की पावर x की वैल्यू। यानी अगर किसी की वैल्यू 0 आ जाए तो नंबर कुछ भी हो, सोचने की आवश्यकता। कभी कभी ऐसा लगता है नंबर कठिन होता है, घबराना नहीं, पावर 0 होगी, सिंपल कट आउट, चलेगा। ए बी की वैल्यू कितनी आई, 9/3। सुन लो भी, क्लास के बाद मुझसे डाउट पूछोगे सर वहां तो 2 होना था, नहीं पूछते हैं बच्चे। 9/3 ना यार, 9/3 कितना हुआ, 3 की पावर। चलो रफ्तार को करो जरा, चेक कर लेते हैं। 1.8 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 2 इंटू 10 की पावर, ऊपर गया 10 की पावर 3, ये आया 10। 1.8 इंटू 10 18, 18/2 9। डन, नहीं डन, चलेगा। सोचो दुनिया वालों, 3 की पावर क्या हो कि 9 बने, y बराबर, आसान है कि नहीं है, सिंपल सा कंसेप्ट, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय। अब आधी जनता गलती क्या करती है, दिस बाय दिस, यहाँ पे दिस बाय दिस। इतना तो दिमाग लगाओ ना यार, जैसा चल रहा वैसे चलने, तो यहाँ थोड़ी मन बदल गया। सवाल करने का तरीका डन, सबसे पहले टेबल को देखोगे, सबका कंसंट्रेशन दिया होना, ROR दिया होना, नहीं है तो बना लेंगे। नंबर 2 दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, चलेगा। अब सुनो ना, कितनी मेहनत करें, तो वैसे मेहनत थी तो नहीं, फिर भी और भी आसान करें, आया ना। आइए जरा, क्या सबका ध्यान मोड पे है। अगर कंसंट्रेशन के बदलने से रफ्तार बदल जाए, अगर कंसंट्रेशन के बदलने से, यानी कंसंट्रेशन पे रफ्तार डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन दुगुना तो रफ्तार भी दुगुना, पावर। कंसंट्रेशन बदला, रफ्तार नहीं बदला, पावर। कंसंट्रेशन दुगुना तो रफ्तार 4 गुना, पावर। जितना फील आता है। आओ जरा, आ जाओ सबसे पहले A2 की तरफ, चलेगा। हम किसकी पावर निकाले, A2 की निकाल लें। A2 2 से कितना हुआ, कितने गुना, कंसंट्रेशन 2 गुना, कंसंट्रेशन। लेकिन B की कंसंट्रेशन कोई चेंज, मतलब B को नहीं बदला, A को बदला, कंसंट्रेशन बदला मगर फिर भी रफ्तार, कंसंट्रेशन बदल रहा फिर भी रफ्तार नहीं बदल रहा, मतलब पावर 0। ये तो हम हवा में भी बता सकते थे, कंसंट्रेशन दुगना मगर रफ्तार में कोई चेंज, यानी पावर विल भी। आसान है ना यार। सुनना, जिसकी पावर निकालना, कोशिश करना वो वाला नंबर बदले, और जिसकी पावर नहीं निकाल रहे हो कोशिश करना वो कैंसल आउट होना चाहिए, मतलब उसका नंबर सेम होना, चलेगा। अच्छा मान लो ये 3 और 6 होता तो क्या करना पड़ता, फिर इसे भी सॉल्व करना पड़ता, हाँ या ना। और सॉल्व करने पर माहिर है, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, आसान है क्या। सॉल्व नहीं करना पड़े वो बातें चल रही हैं। एक मिनट, क्या A2 की पावर बता दी, अब B2 की पावर निकाल दे, किसकी पावर, तो जिसकी पावर निकाल रहे हो वो नंबर बदले कि ना बदले, नंबर नहीं बदला तो नहीं बदलेगा तो रेशियो निकालोगे तो 1 हो जाएगा ना, तो 1 की पावर निकालो कैसे, यानी नंबर बदलना। तो बताओ ये चुने कि ये चुने, लेकिन 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 B2 तो बदला, कोशिश करो A2 ना बदले। सर ऐसा कोशिश क्यों करें, क्योंकि अगर A2 बदल गया तो कैलकुलेशन फिर ज्यादा हो जाएगी, और कैलकुलेशन आसान करना, सोचो जिसकी पावर निकाल रहे हो केवल वही बदले, दूसरा ना बदले, कोशिश करो ना। लेकिन आज यहाँ पे ये बदला कि नहीं बदला, मगर कोई फर्क पड़ने वाला, क्योंकि पावर कितनी आ गई, बदलने दो, देखो ही नहीं उसको, मत देखो। अरे पावर कितनी है, अब बताओ, कंसंट्रेशन 3 से 9 कितने गुना, चलेगा। कंसंट्रेशन 2 गुना हुआ, कंसंट्रेशन 3 गुना, और ये कितना आया 9 गुना, कंसंट्रेशन 3 गुना, रफ्तार 9 गुना, पावर, पक्का।
कर लोगे क्या? स्टेप नंबर 1 देखना है, सॉल्व करना है, भूलोगे तो नहीं। एक बार इसका सोल्यूशन लिख लो, अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा है। अच्छा लिख लो। एसी बंद कर रखा है क्या? ऑन करवा दो थोड़ा थोड़ा। लिख लिया होगा तुमने? इस सवाल में सिचुएशन कठिन कहां हो सकती है? सिचुएशन कठिन तब हो सकती है जब हमें लॉग लेना पड़े। सही बताऊं तो नीट के लेवल पे लॉग लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। भैया मैंने कल पूछा था, कंसंट्रेशन 2 गुना तो रफ्तार 5 गुना। इतनी सिचुएशन आती ही नहीं नीट में। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसका क्या नाम है? नीट। बहुत सिंपल कैलकुलेशन आती है। लिख लिया होगा सबने? अगला सवाल आप सबके इंतजार में। अगर आप कुछ समझे तो ठीक है, वरना इतना याद कर लें, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, बस पावर बताइए, आ जाएगा आंसर। इससे आसान जीवन में क्या चाहिए, है ना? अब फिर सवाल कठिन कैसे होता है ये अभी बताता हूँ। चलिए नेक्स्ट साइड में लिखना जरा। लिख लो लिख लो। ऑनलाइन वालों सो गए क्या? बहुत बढ़िया। हाँ बस बस जग रहे हो ना बच्चों, बस पढ़ते रहिए। अगला सवाल आप सबके इंतजार में, बोलो अगला सवाल। ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन, on the basis of given information, calculate rate equation, calculate rate equation of the reaction, calculate rate equation of the reaction। और आप सबके सामने कुछ ऐसी वैल्यूज गिवन है। कंसंट्रेशन ऑफ ए 0.05, कंसंट्रेशन ऑफ बी 0.05, आर ओ आर 1.2 इंटू 10⁻³ हमेशा आर ओ आर की यूनिट देखने की आदत डाल लीजिएगा। अगर यूनिट बदलेगा तो आपको ही बदलना पड़ेगा। अभी फिलहाल यूनिट दे रखा है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ए की कंसंट्रेशन 0.1, 0.5, ये हो गया 2.4 इंटू 10⁻³ एक्सपेरिमेंट नंबर 3 0.05, 0.1, 1.2 10⁻³ ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंटल सवाल दिया होगा और आपसे रेट लॉ पूछा होगा। बच्चों अगर आप रेट लॉ बता सकते हैं तो आप ऑर्डर भी बता सकते हैं, और अगर आप ऑर्डर बता सकते हैं तो आप रेट कांस्टेंट यूनिट भी बता सकते हैं। बोलो बच्चों। चलो सिखाता हूं, एक बार सवाल लिख लीजिए, जिनसे बन जाए वो हाथ खड़े कर दे, आंसर नहीं बोलना है प्लीज। सवाल को वेल डिफाइंड मेथड से भी करने की कोशिश करें और हवा में भी करने की कोशिश करें। अगर आपके मेथड सही हैं तो कठिन से कठिन सवाल आपके सामने आएगा। कैलकुलेशन कठिन हो सकती है, तरीका वही रहेगा। सबसे पहले सोचो उस रिएक्शन का रेट लॉ क्या होगा। आर बराबर के इंटू ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई। देखो अब ए को डिवाइड करो, बी को डिवाइड करो, आर को डिवाइड करो। कितने बच्चों ने कर लिया प्लीज बताया करो ताकि मैं समझ पाऊं किस लेवल के सवाल आपके सामने आते रहे। चलिए जिनसे नहीं बना उन सबका ध्यान मुझे बोर्ड पे चाहिए। टाइम सब बोल दूंगा मैं, सब लोग बोर्ड पे ही प्लीज एक आखिरी बार और समझ लो। मुझे इस रिएक्शन का क्या बताना है? रेट लॉ। और अगर मुझे इस रिएक्शन का रेट लॉ बताना है तो सबसे पहले मैं
अपने से उस रिएक्शन का रेट लॉ एज्यूम करता हूं, और मैंने उस रिएक्शन का रेट लॉ एज्यूम किया R बराबर K इंटू ए की पावर X इंटू बी की पावर Y। हाँ या ना, बोलो ना यार। अब सुनिएगा ध्यान से, क्या हमें X और Y निकालना है? तो एक बार A की कंसंट्रेशन को करो डिवाइड, एक बार B की कंसंट्रेशन को करो डिवाइड, एक बार रेट को करो। ये आसान है कि नहीं है? हमारा तो कंसेप्ट है C की पावर N बराबर, हाँ, ये कंसंट्रेशन नहीं, कंसंट्रेशन का गुना है, ये रेट नहीं, रेट का गुना है। आओ करते हैं। सबसे पहले ए की पावर क्या माना हमने? x, तो a को डिवाइड करो ना, 0.05 0.1, ये दुगुना हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बच्चों, वही कर रहा हूं मैं, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस, दिस बाई दिस। आसान है ना यार? आओ करते हैं बच्चों। तो जब आपने किया, देखो एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 0.1 अपॉन 0.05 की पावर x, और ये कितना होगा? 1 की पावर y। रेट कितना होगा चेक करिएगा, एक बार चेक करो आपके जो कॉपी में वैल्यू लिखी वही आ रहा है कि नहीं आ रहा? डन। अभी भी नहीं समझे? अब तो बच्चा बच्चा समझ गया। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ से कैंसल आउट होगा? अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो दिस बाई दिस कितना आया? 2, यानी 2 की पावर x बराबर कितना आया? 2, यानी x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? चलेगा ना? क्या ये 2 की पावर 1 लिखा है? यानी x बराबर कितना आया? 1। डन। अब चलते हैं y निकालने। निकाल लोगे क्या? कितने बच्चे से हवा में कर सकते थे? आओ जरा हवा में सोचो, किसकी पावर निकालना है? तो b बदले कि ना बदले? जिसकी पावर निकाल रहे वही बदलना। कंसंट्रेशन हुआ 2 गुना, कंसंट्रेशन हुआ और रफ्तार भी हुआ। कंसंट्रेशन दुगुना तो रफ्तार भी दुगुना, पावर विल बी 1। सीधे बताओ ना पावर 1 यार। और नहीं बता पाए तो ये मेथड जो कभी नहीं फेल होगा, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस करो ना। समझ में आए तो ठीक, बड़ा पान छोटा करना, ना आए तो जो मिले वही करना, बस सीक्वेंस में करना। सेकंड बाई 1 तो सेकंड बाई 1, सेकंड बाई 1, 1 बाई 2 तो 1 बाई 2 तो 1 बाई 2। डन। नहीं सीख पाए? अगर आप सीख पाए तो आओ चलते हैं अगले वाले में। रुको जरा, अभी किसकी पावर निकाली? एक ही। अब किसके निकाले? तो 1 और 3 और 2 और 3 में किसे करें सेलेक्ट? चलेगा सर? 1 और 3 क्यों सोचा आपने? 1 और 3 का फायदा हुआ, ए बदलने वाला केवल कौन बदला? अब आप मुझसे कहना चाहते हो सर 2 और 3, हाँ ले लो, 2 3 भी ले लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। जब कैलकुलेशन माहिर हो जाओगे ना, कुछ भी करो कोई दिक्कत, बस रेशियो निकालना, ये दिमाग में सेट करो। मैं तो इजीएस्ट भी बताना चाह रहा हूँ, समय बचाना चाह रहा हूँ। और नहीं बचे तो मेन सॉल्व करना आना, कुछ भी कर दो, दिस बाय दिस करो, सबसे आंसर आएगा। डन। अभी बताओ, क्या मैं 1 और 3 ले लूं? तो दिस बाय दिस, दिस बाय दिस और दिस बाय, चलेगा? हवा में कर ले, दिस बाय दिस कितना? 1, दिस बाय दिस यानी 2 की पावर, अब बी है तो बी की पावर y, तो 2 की पावर y बराबर, यानी कंसंट्रेशन बदला मगर रेट बदला, तो y कितना आया? इसे ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे भी कर सकते थे, कैसे? आ जाओ जरा। अब 1 और 3 चुनो, कंसंट्रेशन नहीं बदला, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेशन कितने गुना? कंसंट्रेशन 2 गुना, तो रफ्तार यानी पावर। डन। चलेगा? लिख लिया जरा। अच्छा एक मिनट, रेट लॉ लिख लोगे क्या? तो सबसे पहला पार्ट x आ गया, y आ गया, रेट लॉ क्या होगा? r बराबर k इंटू ए की पावर 1 इंटू बी की पावर 0। ठीक है बच्चों? अच्छा ऑर्डर बता दोगे क्या? बहुत अच्छे। क्या रेट कांस्टेंट की यूनिट बता दोगे? शानदार प्यारे बच्चों, सेकंड इनवर्स। आसान है कि नहीं है? अगला सवाल, अब देखना ट्विस्ट क्या हो सकता है। अब तो सीख गए ना सब लोग? सी की पावर एन बराबर आर, चलेगा ना यार? आइए अगला सवाल करते हैं। अगले सवाल में छोटा सा ट्विस्ट करना चाहा सवाल, चलो नेक्स्ट स्लाइड। लिखिएगा अगला सवाल। अगले सवाल में एक रिएक्शन गिवन है, सब लिख लें। A2 प्लस B2 से बना 2AB, A2 प्लस B2 से बना 2AB, और आप सबके सामने कुछ ऐसे वैल्यू दे रखा है, A2 B2, और यहां लिखा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ AB, और कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज दे रखी हैं 0.1 0.2 0.2, और यहां लिखा है 0.1 0.1 0.2, और यहां रेट ऑफ अपीयरेंस दे रखा है 2.5 10 पावर माइनस 3, 5 इंटू 10 पावर माइनस 3,
10 इंटू 10 को -3। समझने की कोशिश करना, मैं आज नंबर यहाँ पे कोई सिंपल दे रहा हूँ 2.5, 5, 10। सवाल मुझे कठिन बनाना है तो मैं कंसेप्ट कठिन कर ही नहीं सकता। मैं या तो यहाँ रेट नहीं दूंगा या तो मैं यहाँ पे वैल्यू कठिन दूंगा, और कुछ हो ही नहीं सकता। इस सवाल में डिफिकल्टी की एक्सट्रीम लेवल है जब बच्चे को लॉग लेना पड़े, वरना सवाल कठिन हो ही नहीं सकता। कितने बच्चों से बन जाएगा? सवाल में झोल क्या है, पकड़ पाए क्या? हाँ। आज इस सवाल में फर्क भी नहीं पता चलेगा। कोई बच्चा आर ना माने सॉल्व करे आ जाएगा, लेकिन जब एग्जामिनर आपसे फर्क पूछता है तो फिर फर्क आ ही जाता है। कैसे आता है बताता हूँ फिलहाल अभी। इसीलिए बिल्कुल दिमाग में कंसेप्ट वेल डिफाइंड हो, जरूरत पड़े नहीं पड़े कोई दिक्कत नहीं, हमारी आदतें ऐसी हो कि निगेटिव हो ही ना। चलिए, तुमने कर दिया होगा। अब उसमें एक सवाल और लिख लेना। नंबर 1 लिख लेना, कैलकुलेट रेट इक्वेशन। नंबर 2 लिख लेना, कैलकुलेट ऑर्डर। नंबर 3 लिख लेना, कैलकुलेट यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। ये सवाल के हिस्से बन रहे हैं, ठीक। और नंबर 4 लिखना, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट when the concentration of when the con concentration of A2 and B2 are. Calculate rate constant when the concentration of A2 and B2 are 0.1 molar respectively. When the concentration of A2 and B2 are 0.1 molar respectively. 0.1 molar respectively. सवाल के 4 पार्ट हैं बच्चों, 4 ऑप्शन नहीं है। कर लेंगे सभी लोग? चलिए, सवाल लिख लो ताकि मैं इसको मिटा पाऊं, यहीं पे कर पाऊं। पहले पार्ट में आपसे पूछा रेट इक्वेशन, दूसरे में पूछा ऑर्डर, तीसरे पूछा यूनिट ऑफ के, और चौथे में पूछा कैलकुलेट रेट कांस्टेंट व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A2 एंड B2 आर 0.1 मोलर रिस्पेक्टिवली। मैं यहां सवाल मिटाऊंगा ताकि यहीं पे सॉल्व कर पाऊं। चलिए, टाइम सब बोल दूं। कितने बच्चों ने कर लिया? पूरी क्लास चाहिए, पूरी क्लास। कंसेप्ट वही होगा, मेथड सवाल देने के तरीके बदलेंगे मगर कंसेप्ट नहीं बदल पाऊंगा, देखना, क्योंकि हो ही नहीं सकता कोई दूसरा कंसेप्ट। अब मुझे सवाल और कठिन करना तो क्या करूंगा? कभी कभी कोई बीच वैल्यू गायब कर दूंगा, अरे तब भी वही करना, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। आसान है क्या? आइए समझते हैं। टाइम सब, टाइम सब, टाइम सब बोल दूं प्लीज। जब मैं बोर्ड पे, आप सबका ध्यान, मुझे इस रिएक्शन का निकालना, रेट का बोलो हाँ या ना। सबसे पहला स्टेप आपको क्या सिखाया? वैल्यूज को देखो। सवाल मिलते सॉल्व करना मत शुरू करो, पहले चेक करो जैसा सिखाएगा वैसा है कि नहीं है। कंसंट्रेशन होना चाहिए, है। कंसंट्रेशन होना चाहिए, है। बस यहाँ पे रफ्तार रिएक्शन की होनी चाहिए, मगर किसकी है? ए बी की। तो सबसे पहला हमारा फर्ज बनता है, हम यहाँ पे आर ओ आर लिख लें, बोलो हाँ या ना। जरा मुझे बताओ इसका आर ओ आर कितने बच्चे लिख पाएंगे? क्या बात है, स्टोइकोमेट्रिक कितना है? 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई, किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की रफ्तार को उसके स्टोइकोमेट्रिक से डिवाइड किया जाता है, वही आर ओ आर बन। याद है कि नहीं? बताओ जरा, ये कितना होगा? इंटू 10 की पावर, शानदार। यहाँ पे इंटू 10 की पावर -3, ये कितना होगा? 5 इंटू 10 की पावर -3। डन। आओ करते हैं। सबसे पहले किसकी पावर निकालें? A2 की। कितने बच्चे हवा में कर लेंगे?
अच्छा, जिनको नहीं समझ में आया हवा में कुछ मत करो, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। अरे आसान है ना यार, है कि नहीं है? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नंबर कठिन होगा सर। यस और नो? आओ जरा हवा में करते हैं। कंसंट्रेशन पॉइंट 1 से कितने गुना? ए को किया दुगुना, बी बदला। ए को किया दुगुना, बी बदला। ए जब दुगुना हुआ और बी नहीं बदला तो रफ्तार बदली कि नहीं बदली? कितने गुना? आज एक बच्चा जो आर ओ ए से कर रहा था और जो आर ओ आर से करे, दोनों का आंसर सेम आएगा। क्यों आएगा सर? क्योंकि दोनों में रेशियो है और 2 वाला फैक्टर कैंसिल आउट हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन फर्क कब पड़ता भी देखना। ठीक, आइए जरा अब मुझे बताओ 1.25 और 2.5 दुगुना हुआ, कंसंट्रेशन दुगुना तो रफ्तार भी, यानी पावर किसकी? A2 की पावर, यानी इसे मैक्स कह दो, बोलो चलेगा। तो A2 की पावर लिख देता हूं 1, डन। अब चलते हैं B2 की पावर की खोज में। आओ जरा B2 की तरफ। B2 में कौन सा नंबर चुने, ये वाला कि ये वाला? 1 और 3? सर 1 3 लेने में फायदा, सर 2 और 3 लो, फायदा ये होगा कि ए हो जाएगा कैंसल आउट, तो आपको उसके बारे में सोचने की आवश्यकता। डन। अब देखना जरा, दिस बाई दिस, दिस बाई ए, दिस बाई दिस, तो दिस बाई दिस। अपनी तो आदत है बड़ा पॉन, क्योंकि जब कभी छोटा पॉन बड़ा करोगे कभी कभी फ्रैक्शनल नंबर आता है, कैलकुलेशन एरर हो जाती है। वो होने का चांस नहीं रख रहा हूं मैं, बड़ा पॉन छोटा करो ना, चलेगा। तो दिस बाई दिस कितने गुना, या ऐसे या ऐसे। ए नहीं बदला मगर बी बदला, बी कितने गुना, तो रफ्तार भी कितने गुना, कंसंट्रेशन दुगुना तो रफ्तार भी दुगुना, यानी पावर। शानदार। क्या हमने प्यारे बच्चों रेट इक्वेशन लिख लिया? फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, बोलो ऑर्डर कितना आया? शानदार। थर्ड पार्ट में यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, कितने बच्चे बता देंगे मुझे? के की यूनिट का जनरल फॉर्मूला 1 माइनस एन के इनवर्स। अच्छे से याद होना चाहिए, याद है ना? कंफ्यूजन का सवाल नहीं है, बार बार चीजों को बारंबार रिवाइज करिए। बताओ कितना यूनिट आएगा? मोल -1, चलेगा। आओ चलते हैं द इंटरेस्टिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में उसने हमसे क्या पूछा है? अच्छा मान लो केवल फोर्थ पार्ट आता, मान लो केवल फोर्थ आता, मान लो, तो ये सारा कार्यक्रम करना पड़ता कि नहीं करना पड़ता? सोच लो। अरे जब तक आपको पावर ही नहीं पता है तो कहां से रेट कांस्टेंट निकालोगे? और पावर पता करने के लिए सारा कार्यक्रम करना। डन है? चले क्या? हम सब ने अभी रेट ला लिखा, देखो मैं कुछ कर रहा हूं। आर बराबर के इंटू A2 की पावर 1 इंटू B2 की पावर, हमसे क्या पूछा है? कभी कभी रेट कांस्टेंट पूछता है, कभी कभी रेट पूछता है, संभल के। ठीक, आओ जाओ जरा। रेट A2 B2 कंसंट्रेशन कितना बोला है? 0.1। यहां लिखा मैंने के 0.1, यहां लिखा 0.1। आसान है क्या यार? यही तो है 0.1 0.1 है ना? उस समय रेट कितना है? 2.5। समझ पाए? तो जिनका ध्यान नहीं जाता उनसे सवाल फिर गलत हो जाता है। ऑलवेज रीड वैल्यूज केयरफुली। बहुत अच्छे, आप तुरंत कैच कर गए सर हमें यहाँ ROA नहीं लिखना, हमें यहाँ ROR लिखना। तो मैंने आपकी आदत कैसे डलवाई? सबसे पहले टेबल में वैल्यू चेक करो, फिर बड़ा पॉइंट छोटा करो, यही तो सिखाया। हेलो, गलत होने का सवाल ही नहीं। तो आओ जरा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा यहां मैं 2.5 नहीं लिख पाऊंगा, क्या लिखूंगा? 1.25 इंटू 10 की पावर माइनस। सॉल्व करो, आंसर बताओ। ये बराबर 1.10 की पावर। हाँ ठीक है, सिंप्लीफाई करना। डन। ए रुको रुको रुको, यूनिट बोलो। आसान है कि नहीं? चलेगा। एक मिनट, एक बार फिर से वैरायटी सोचते हैं। मैं यहाँ पे 1000 सवाल कराते रहूं, कंसेप्ट एक ही है, और कंसेप्ट सेट हो गया ना, कठिन कठिन सवाल आपसे बनेगा। एक कठिनाई और इमेजिन करते हैं, इसको लिख लो पहले। हर बच्चा समझ गया? चेक करता हूं आपके अप्रोच क्या होनी चाहिए। ऐसा सवाल कभी भी आएगा, स्टेप नंबर 1 सबसे पहले क्या करोगे? वैल्यू चेक करेंगे। वैल्यू चेक करेंगे कि वो कंसंट्रेशन में है कि नहीं है। वैल्यू चेक किए बिना आगे नहीं बढ़ना, वरना आप ट्रैप होंगे, मैं आपसे कह रहा हूं। ठीक, वो कंसंट्रेशन है कि, वो ROR है कि नहीं है, तो ROR में कन्वर्ट कर। शायद जब रेशियो निकाले तो फर्क पड़ने वाला, लेकिन जब ऐसे सवाल आएंगे तो फर्क पड़ेगा। इज दिस क्लियर? इसीलिए संभल के करिएगा। एक बात, दूसरी बात, जब भी कभी रेशियो निकालेंगे तो क्या करेंगे? बड़ा पॉन छोटा।
उससे कैलकुलेशन एरर मिनिमाइज होती है। ऑफ कोर्स अगर आपकी कैलकुलेशन परफेक्ट है तो कुछ भी करो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। आगे बढ़े क्या? बढ़े क्या? एक सवाल और आता है। इमेजिन करो मैंने यहां से 0.1 हटा के यहाँ पे x लिख दिया होता। मान लो जब मैंने यहाँ पे x लिखा होता तो क्या आप इसकी वैल्यू निकाल लेते? वैल्यू पता है तो पावर निकलवाया, और अगर मुझे वैल्यू पूछनी है तो पावर दूंगा। तो सवाल क्या करेगा, आपको एक टेबल दे देगा, आपको रेट लॉ दे देगा और कहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कर लोगे? क्या करोगे सर? वही दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस। वैल्यू पता होगी? अरे हाँ या ना? पावर पता होगी, रख देंगे। एक्स पता करना होगा, निकाल लेंगे। नहीं समझे? वैल्यू देख के पावर पूछा तो पावर देख के वैल्यू भी तो पूछ सकता है। कहां कहां घुमाएगा? किसका क्लियर? यहाँ घुमाएगा, यहाँ घुमाएगा, यहाँ घुमाएगा, यहाँ घुमाएगा। हद हो जाएगी जब लॉग निकल पाएगा। ऐसा हद होने वाला। डन। प्यारे बच्चों, अब हम चलते एक नए टॉपिक की ओर, एक नए कंसेप्ट की ओर। अभी तक मैंने आपको जो सवाल कराए, जो चीजें सिखाई, ये अपने आप में सी की पावर एन बराबर आर यानी ऑर्डर कैलकुलेशन का सवाल था। जब चैप्टर शुरू हुआ तो मैंने कहा केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली हम लोग केमिस्ट्री के तीसरे सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। और तीसरा सवाल यानी कितने समय में कितना। तो मन में एक बड़ा सिंपल सा सवाल आता है, सर ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्यों कितने समय में कितना निकालना चाहते हैं? तो इसका जवाब बड़ा सिंपल है। क्यों हम स्पीड ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं? आया ना? इससे आप ऐसे समझो, जब गाड़ी की रफ्तार पता होती है तो हमें यह पता होता है कि अपनी मंजिल कब पहुंचेंगे, मंजिल पे कब पहुंचेंगे, कब समय। इसका डिसीजन कौन करता है? रफ्तार। और इसीलिए आपको रफ्तार सिखाया गया ताकि आप ये समझो कितनी देर में रिएक्शन खत्म होगा, कितनी देर में कितना खत्म होगा, कितना खत्म होगा, कितना बनेगा, कितना समय लगेगा। इसका डिसीजन कौन करेगा? रफ्तार। कैसे करेगा? आते हैं। हमें एक छोटे से टॉपिक को यहाँ पे और समझना है, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मैंने कहा था इस चैप्टर को हम कितने हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं? 3। सबसे पहला स्पीड ऑफ द रिएक्शन, दूसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पीड, और तीसरा क्या था? मैकेनिज्म। तो मैं चलता हूं चैप्टर के अगले हिस्से की ओर। अभी तक मैंने केवल एक ही चीज सिखाई, ROR। क्या सिखाई? ROR निकालने कुल कितने तरीके? 3। स्टोइशियोमेट्री वाला, लोमा और एक रेट इक्वेशन। इन तीनों से क्या निकाला? रफ्तार। किसकी? रिएक्शन की। बोलो ना यार। सबसे यूनिक क्या रहा? रेट इक्वेशन, जिसमें हम कैसे निकालते थे? एक्सपेरिमेंट से। क्या निकालते थे? रफ्तार। किसकी? रिएक्शन की। चलेगा? कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग। अब इतने कंसेप्ट से एक नया कंसेप्ट सीखते हैं, दैट इज मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। पहले समझो हम क्या सीखने वाले हैं। मैं क्या सिखाने वाला हूं? मैकेनिज्म ऑफ, गलत। मैं ये सिखाने वाला हूं, अगर एक रिएक्शन है ए से बना डी, ए से बना। यार आप लोग थके थके पढ़ रहे हो यार, अच्छे से पढ़ रहे हो ना? वो चेहरे में वो खुशी वो है ही नहीं ऐसे। जबरदस्ती जबरदस्ती थोड़ा सा मतलब ऐसे करते रहते है ना। हाँ, अच्छा लगेगा आपको जब देखो तो ऐसे बैठे रहते हो यार। आइए जरा, मैं क्या पहले ये समझो मैं सिखा क्या रहा हूँ। हाँ, ज्यादा नहीं हंसना है ना। हाँ, सब लोग बोल पाइए। मैं क्या सिखाने वाला हूँ पहले से समझो। मैं ये नहीं सिखाऊंगा कि अगर एक रिएक्शन ए से बना डी है तो उसकी मैकेनिज्म कैसे दिखे। मैं ये सिखाने वाला हूँ, अगर कोई आपके सामने इस रिएक्शन की मैकेनिज्म लिख के चला जाए तो आप बता दोगे ये मैकेनिज्म सही है कि। व्हाट आई एम गोइंग टू टीच यू, लिखना फर्स्ट पॉइंट, वी आर गोइंग टू चेक वैलिडिटी ऑफ अ मैकेनिज्म। वी आर गोइंग टू चेक वैलिडिटी ऑफ अ मैकेनिज्म। हम ये चेक करने वाले हैं कि कोई मैकेनिज्म वैलिड है कि नहीं है। वी आर गोइंग टू चेक वैलिडिटी ऑफ अ, दुनिया में जितनी भी रिएक्शन थी। अच्छा, इस टॉपिक को पढ़ने के लिए मुझे थोड़ा आपका दिमाग वो चाहिए, लीगल दिमाग समझते हैं? लीगल, वो जो वकीलों वाला दिमाग होता है क्या है? बता देता हूं मैं। जो वकीलों वाला दिमाग होता है वो केवल उतना ही सोचता है जितना लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा एक नियम है, कानून आया 2 बजे से दोपहर 2 बजे से, मान लो दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक चोरी करना अपराध है, मान लो। एक कानून आया और एक बंदा हमें मिला जो सुबह 9 बजे चोरी कर रहा था। तो बताओ उस कानून के हिसाब से अपराधी हुआ कि नहीं हुआ?
पर नॉर्मल मानवीय इथिक्स के आधार पे चोरी करना तो अपराध हुआ। समय का बंधन क्या होता है, चोर की तो चोरी हुई, हाँ या ना। लेकिन नियम क्या है, कानून क्या है, 2 से 8 चोरी है। तो चोरी माने कि ना माने, इसे कहते हैं लीगल दिमाग। तो मैं अगर आपके सामने लिखूं ये तो आपको सोचना है, उससे बाहर सोचो गलत होगा। मैं क्या कहने वाला हूं क्लियर है? कैसे? कॉपी में डालिएगा, नेक्स्ट हेडिंग, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। लिख लिया? दुनिया में जितनी भी रिएक्शन थी, जब उनको हमने, थोड़ा सा सुनिएगा, दुनिया में जितनी भी रिएक्शन थी, जब हमने उनको मैकेनिज्म के आधार पर क्लासिफाई किया, तो पता चला दुनिया में 2 ही तरह की रिएक्शन है। कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जिनकी मैकेनिज्म है, कुछ रिएक्शन ऐसी है जिनकी मैकेनिज्म, और वहीं पे कुछ रिएक्शन ऐसी थी जिनकी मैकेनिज्म नहीं है। यार ये तो बहुत आसान है। हम क्या पढ़ने वाले हैं? वैलिडिटी ऑफ अ मैकेनिज्म ऑफ अ रिएक्शन। क्या पढ़ने वाले हैं? तो दुनिया में 2 ही तरह की रिएक्शन है, जिनकी मैकेनिज्म है, जिनकी मैकेनिज्म नहीं है, ऐसी रिएक्शंस का नाम रखा गया एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या रखा गया? लिखते चल रहा है जैसा बोर्ड में चल रहा है, एक लाइन लिख लो चाहे तो, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, हेडिंग डाल दिया, या कहीं भी लिखो जहां आपका मन करे। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, मई में बराबर समझ में आएगा, निश्चित हो। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, मैकेनिज्म के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म, reactions can be classified as, reactions can be classified as। तो मैकेनिज्म के आधार पे दुनिया में 2 तरह की रिएक्शन आई, कुछ ऐसी जिनकी मैकेनिज्म नहीं थी और कुछ ऐसी जिनकी मैकेनिज्म थी। ये कुछ ऐसा है प्यारे बच्चों, हमने दुनिया में जितने इंसान थे उनको दिमाग के आधार पे क्लासिफाई किया, तो कुछ ऐसे जिनके पास दिमाग, और कुछ जिनके पास दिमाग है बस। तो कुछ की मैकेनिज्म है, कुछ की मैकेनिज्म, बीच में कोई सिस्टम ही नहीं है, हाँ या ना। वहीं पे हमने कहा ऐसे रिएक्शन जिनकी मैकेनिज्म नहीं है, जिनकी मैकेनिज्म, उनका क्या नाम रखा गया? एलिमेंट्री। अंग्रेजी में एलिमेंट्री कब बोला जाता है पता? जब कोई बहुत सिंपल होता है। बचपन में जब पहली बार बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी क्लासेस को बोलते हैं एलिमेंट्री क्लासेस। सबसे पहली जो क्लासेस शुरू होती हैं, है ना, क्या बोलते हैं उनको? एलिमेंट्री। आप लोगों ने तो नहीं पढ़ा होगा, पढ़ाई को, जो सबसे जो सबसे बेसिक क्लासेस होती है क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री। इसीलिए एलिमेंट्री का पर्यायवाची है, लिखिएगा, एलिमेंट्री को कई बार सिंपल भी कहा जाता है, एलिमेंट्री को कई बार सिंपल भी कहा जाता है और कई बार बेसिक भी कहा जाता है। सवाल में छुपा के लिख देता है इन अ बेसिक रिएक्शन। अब बच्चा परेशान है, भाई साहब बेसिक क्या है? तो बेसिक बोले तो क्या समझना है? एलिमेंट्री। चलेगा, लिख लीजिएगा, एलिमेंट्री रिएक्शन, सिंपल रिएक्शन, बेसिक रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस को मेरे प्यारे बच्चों कई दफा सिंगल स्टेप रिएक्शन भी कहा जाता है। सर सिंगल स्टेप क्यों? क्योंकि एक ही स्टेप में हो जाती है, एक ही स्टेप में हो जाती है, मतलब इनकी मैकेनिज्म नहीं है। लेकिन वहीं पे दुनिया में कुछ ऐसी रिएक्शन थी जिनको क्या बोला गया? कॉम्प्लेक्स। और नाम ही इसका मतलब बता रहा, कॉम्प्लेक्स है, तो सिंपल नहीं है। समझना, 2 ही रिएक्शन है, या तो सिंपल है या तो एलिमेंट्री है, या तो तीसरी कोई रिएक्शन का सिस्टम ही। बस याद रखना, इसके पर्यायवाची भी हमें याद होने चाहिए। कभी बोलेगा एलिमेंट्री, कभी बोलेगा सिंपल, कभी बेसिक, चलेगा। अब ये होता क्या है, इनका मतलब क्या है बताता हूं, लिख लीजिएगा एक बार, लिख लिया, कॉपी में अलग से डाल लीजिएगा। एलिमेंट्री रिएक्शन, सबसे पहले समझते हैं आखिर ये एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या होती हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, दुनिया में 2 तरह की रिएक्शन है, या तो मैकेनिज्म है या तो मैकेनिज्म। एलिमेंट्री वो रिएक्शन है जिनकी मैकेनिज्म, हाँ या ना। और अगर इनकी मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन फर्स्ट पॉइंट, मैकेनिज्म नहीं है, और अगर इनकी मैकेनिज्म नहीं है, ये मैकेनिज्म होता क्या है? किसी के होने का तरीका। हेलो, मैकेनिज्म क्या है? किसी के होने का। तो किसी के होने का तरीका जब होगा तो वो एक स्टेप में होगा, कई स्टेप में होगा। अगर वो एक स्टेप में है तो रिएक्टेंट से सीधे क्या बना? तो रिएक्टेंट से बन गया प्रोडक्ट, बन गया, हो गया। लेकिन जो कई स्टेप में होता है, बॉन्ड टूटता है, कार्बोकेटायन बनता है, फिर कार्बन, उसके होने का तरीका होगा, आया ना। तो दुनिया में 2 तरह की रिएक्शन है, कुछ की मैकेनिज्म है, कुछ की मैकेनिज्म, जिनकी मैकेनिज्म नहीं उन्हीं का नाम एलिमेंट्री है, और जिनकी मैकेनिज्म नहीं है वो एक ही स्टेप पे होंगी कि कई स्टेप में। तो लिखना जरा, कंप्लीट इन सिंगल स्टेप, कंप्लीट इन सिंगल स्टेप।
दुनिया में कुछ ऐसी भी रिएक्शन होती हैं जिनकी मैकेनिज्म नहीं होती है, जो मात्र एक स्टेप में ही पूर्ण हो। ऐसी रिएक्शन में जब रिसर्च किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, तो पता चला। आ जाओ सब लोग बोर्ड पे। इमेजिन करते हैं प्यारे बच्चों, मेरे सामने एक रिएक्शन है और मान लो ये एलिमेंट्री है। मान लो ये एलिमेंट्री, मतलब सवाल में पहले से बोला है ये एलिमेंट्री। अगर ये एलिमेंट्री है, मेरे शब्दों को सुनिएगा, वो लीगल वाला खेल शुरू हो चुका है। अगर ये एलिमेंट्री, तो लोगों ने इसका लिखा रेट लॉ। क्या लिखा? जब जब इसका रेट लॉ लिखते थे, ऐसा वो पाते थे, इसका जो रेट लॉ आएगा, इसका जो, उसमें हमेशा जो भी पावर आया वो स्टोइशियोमेट्री के बराबर आया। ऐसा कई सारे रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल है, थ्योरेटिकल। दुनिया में जितनी भी एलिमेंट्री रिएक्शन थी, जब उनका एक्सपेरिमेंट करके रेट लॉ लिखा गया, क्या लिखा गया? तो हमेशा उसकी जो पावर आती थी किसके बराबर? डन। आओ प्यारे बच्चों, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं। इमेजिन करते हैं हम सब के सामने रिएक्शन है। लेट्स इमेजिन N2 + 3S2 से बना 2NS3। मान लो ये रिएक्शन है, ये एलिमेंट्री है, कॉम्प्लेक्स, हमें पता, यही पता करना सिखाऊंगा। हमने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया? और एक्सपेरिमेंट करके हमने इसका रेट लॉ लिखा। क्या लिखा? एक्सपेरिमेंट कैसे करते, क्लियर है? अभी कुछ देर पहले समझाया था, कंसंट्रेशन दोगुना, रफ्तार एंड सो ऑन, राइट। इसका हमने एक्सपेरिमेंट करके रेट लॉ लिखा, R बराबर K इंटू N2 की पावर 1 इंटू S2 की पावर N2 की पावर S2 की पावर, यानी जो इसका स्टोइशियोमेट्री वही पावर है। यानी मैं कह दूं ये एलिमेंट्री है, यानी मैं कह दूं एलिमेंट्री है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, बस बस बस, अब सुनिएगा, अब बस सुनते चलना। अगर एलिमेंट्री है तो ये सुनो ना, अगर एलिमेंट्री तो यही रेट लॉ। एलिमेंट्री बोल के रेट लॉ पूछे तो यही है, रेट लॉ दे के पूछे एलिमेंट्री है तो कहना हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। डन। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। ये जरूर लिखना एलिमेंट्री है, ये सवाल में दिया है। एलिमेंट्री है तो उसका रेट लॉ होगा R बराबर K इंटू A की पावर A इंटू B की पावर B। चलेगा? कहीं साइड में स्टार बना के या बादल बना के लिख लीजिएगा। एलिमेंट्री देकर, एलिमेंट्री देकर रेट लॉ पूछे, एलिमेंट्री देकर रेट लॉ पूछे तो पावर स्टोइशियोमेट्री के इक्वल होगा। तो पावर स्टोइशियोमेट्री के इक्वल होगा। लेकिन लेकिन रेट लॉ में, रेट लॉ में यदि पावर स्टोइशियोमेट्री के इक्वल हो, पावर स्टोइशियोमेट्री के इक्वल हो और पूछे कि एलिमेंट्री है, और पूछे कि एलिमेंट्री है। बड़ा हो गया बादल, कुछ बच्चे छोटा सा बनाते बादल है। और पूछे, पूछे एलिमेंट्री है, पूछे एलिमेंट्री है, तो मे और मे नॉट बी। लिखो तो सही, ये दिमाग में जल्दी स्ट्राइक करेगा। तो मे और मे नॉट बी, अपनी आदत है, मे और मे नॉट बी जल्दी दिमाग में आता है। तो मे और मे, मतलब मैंने कहा अगर एलिमेंट्री देख के रेट लॉ पूछे तो यही होगा, रेट लॉ देख के पूछे एलिमेंट्री है तो कहना हो भी सकता है और चलेगा। सुनिएगा, अगर वो एलिमेंट्री है, नेक्स्ट पॉइंट में आ रहा हूं, अगर वो, तो उसका जो रेट लॉ होगा वो यही होगा। यानी कि उसका जो ऑर्डर होगा, उसका जो, वो हमेशा स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के समेशन के बराबर होगा।
मैं कुछ कहता हूं समझ में आए तो बताना। किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन का जो ऑर्डर है, किसी भी, वो हमेशा स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के समेशन के बराबर होगा। बोलो ना यार। कंप्लीट। नाउ लिसन केयरफुली। यूं तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। क्या बोला मैंने? क्या किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर जीरो हो सकता है? क्या किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर पॉजिटिव हो सकता है? क्या किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर फ्रैक्शनल हो सकता है? क्या किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर नेगेटिव हो सकता है? लेकिन किसी के रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो सकता है, मगर ओवरऑल ऑर्डर नेगेटिव होने वाला। यूं तो ऑर्डर कुछ भी हो, लेकिन अगर वो एलिमेंट्री है, अगर वो, तो उसका ऑर्डर हमेशा स्टोइशियोमेट्री के समेशन के बराबर होगा। और क्योंकि ऐसा होगा, यानी उसका ऑर्डर कभी भी जीरो होने वाला। समझे क्या? क्योंकि अगर ऑर्डर जीरो हुआ, अगर ऑर्डर, यानी कि उसका स्टोइशियोमेट्री भी जीरो हुआ। पर हमने आज तक तो दुनिया में एक भी रिएक्शन ऐसी नहीं देखी कि जीरो से बने कुछ। एग्री और नॉट? अब जो कहने वाला हूं समझ में आया तो बताना, बोलूं? अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री है, अगर कोई रिएक्शन, तो उसका ऑर्डर जीरो होने वाला, यानी कि जीरो ऑर्डर कभी एलिमेंट्री नहीं है, क्योंकि एलिमेंट्री कभी जीरो नहीं है, यानी जीरो कभी एलिमेंट्री। तो जब जीरो एलिमेंट्री है तो फिर क्या है? अरे दुनिया में दो ही तो रिएक्शन है ना यार, या तो है एलिमेंट्री या तो है, तो सोचना क्या है, दो ही तो रिएक्शन है, या तो है एलिमेंट्री या तो है। अगर जीरो ऑर्डर एलिमेंट्री नहीं तो क्या है? अच्छा, एलिमेंट्री की मैकेनिज्म है कि नहीं है? तो कॉम्प्लेक्स की मैकेनिज्म है कि नहीं है? और जीरो ऑर्डर कभी एलिमेंट्री, हमेशा। अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, उसकी मैकेनिज्म होगी ही होगी। क्यों होगी? वो कॉम्प्लेक्स क्यों है? एलिमेंट्री क्यों नहीं है? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट। ऑर्डर इज इक्वल टू, लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ऑर्डर इज इक्वल टू ए प्लस बी। लिखना, ऑर्डर इज इक्वल टू ए प्लस बी। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन नॉट बी एलिमेंट्री। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैन नॉट बी एलिमेंट्री। जीरो ऑर्डर रिएक्शन कभी भी एलिमेंट्री होने वाला। ये आपको फील आ गया क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर जीरो ऑर्डर एलिमेंट्री होगा तो उसका स्टोइशियोमेट्री भी जीरो होगा, जो कि संभव। अभी एक फैक्ट बता रहा हूं जो कि हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में आ जाए, ठीक है? अभी एक फैक्ट लिखना जरा। फ्रैक्शनल ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन, fractional order reaction cannot be elementary. फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन कैन नॉट बी, यानी जीरो ऑर्डर भी एलिमेंट्री होने वाला, फ्रैक्शनल ऑर्डर भी एलिमेंट्री होने वाला। यूं तो ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, यूं तो ऑर्डर कुछ भी हो, मगर अगर वो एलिमेंट्री है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। यूं तो ऑर्डर कुछ भी हो, अच्छा नेगेटिव तो कभी हो ही नहीं सकता, मगर अगर वो एलिमेंट्री है तो जीरो होने वाला, फ्रैक्शनल होने वाला। एक एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर ओनली 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 पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज होगा। ट्रू और फॉल्स? बोलो ना यार। मैंने कहा मेरे पास एक रिएक्शन है, ए से बना बी, ए प्लस बी से बना सी, मान लो। मैंने कहा ये एलिमेंट्री है, मैंने कहा ये एलिमेंट्री, और इसका ऑर्डर है हाफ। कितना है? तो आप मेरी बात मानोगे नहीं मानोगे? या तो ये है गलत, या तो ये है गलत। ये है सही तो ये है गलत, ये है सही तो ये है गलत। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि एक फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन कभी एलिमेंट्री नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मैं फील कराऊंगा, अभी जो कहने वाला हूं समझ में तो हाँ कहना। एक एलिमेंट्री रिएक्शन का ऑर्डर मात्र पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज होगा, हाँ या ना? प्यारे बच्चों, इमेजिन करते हैं हमने एक रिएक्शन लिखा ए प्लस बी से बना सी, मान लो। इस रिएक्शन का हमने रेट लॉ लिखा, मान लो। इस रिएक्शन का रेट लॉ आया, जरा सुनिएगा, सुन रहे हो क्या?
इस रिएक्शन का रेट लॉ आया R बराबर K इंटू A की पावर 1 इंटू B की पावर 1। मान लो पहला सवाल, क्या ये एलिमेंट्री है? एलिमेंट्री बोल के रेट लॉ पूछे तो यही होगा। रेट लॉ देख के पूछे एलिमेंट्री है कि नहीं है तो कहना, हमें क्या पता क्या होगा। अरे हाँ या ना? एक मिनट, इसका ऑर्डर कितना है यार? इसका ऑर्डर तो पॉजिटिव इंटीग्रल में जीरो बराबर टू क्या है? इसका जो ऑर्डर है क्या वो टू है? अरे हाँ या ना? यानी कि पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज है, यानी कि पक्का पक्का ये एलिमेंट्री है। सर एलिमेंट्री का ऑर्डर केवल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज होता है, कॉम्प्लेक्स का हो भी सकता है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो। एलिमेंट्री का केवल पॉजिटिव है, इसका तो कुछ भी हो सकता है। हमें कैसे पता कि ऑर्डर टू है तो एलिमेंट्री है? क्या पता वो कॉम्प्लेक्स भी हो। नहीं समझे? क्लियर है? एक सवाल पूछता समझ में तो हाँ कहना, पूछ लूं। अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री है तो उसका जो ऑर्डर होगा वो स्टोइचोमेट्रिक समेशन के बराबर होगा, और स्टोइचोमेट्रिक समेशन कभी भी जीरो होने वाला, कभी भी फ्रैक्शनल होने वाला। मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखा A प्लस हाफ B से बना C, बोलो ये एलिमेंट्री है कि नहीं है? हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? अगर एलिमेंट्री हो, सबका ध्यान बोर्ड पे है ना? अगर एलिमेंट्री तो इसका जो ऑर्डर है वो स्टोइचोमेट्रिक के समेशन के बराबर, और वो फ्रैक्शनल होगा, लेकिन ऑर्डर कभी भी फ्रैक्शनल होने वाला नहीं है। मतलब ऐसी रिएक्शन कभी भी एलिमेंट्री होने वाली नहीं है। दुनिया में दो तरह की रिएक्शन है, या तो मैकेनिज्म है या तो मैकेनिज्म मैकेनिज्म नहीं है। का किस्सा समझ में आया? आओ समझाता हूं, अगर मैकेनिज्म है तो क्या है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ईएलपी नंबर 6 आपने देखा है बेटा? ईएलपी मिला है, कभी उसे देखा है? आखिर तक पन्ने पलट के नहीं देखे आपने? अच्छा हुआ नहीं देखा, ठीक है। ईएलपी नंबर 6 केवल ट्रू फॉल्स से भरी पड़ी है। 26-27 सवाल केवल ट्रू फॉल्स, वो सारे यही थ्योरी के सवाल हैं। आराम से सुनिएगा, सारे सवाल खटाखट करने में मजा आएगा। बोलो बेटा, देख देख के लिखते हो क्या? उनके लिए है वो देख देख के लिखना, तो आपको तो सुन के लिखना है। हाँ हाँ, क्या कह रहे हो? एक बच्चा मुझसे कह रहा है, सर इस रिएक्शन का जब हमने रेट लॉ लिखा, जब हमने, तो क्या पता ऐसा हो कि ए की पावर 1 हो, बी पे डिपेंड ही ना करे। यानी कि आपने उस नियम को ही तोड़ दिया जो मैंने कहा कि उसमें हमेशा रिएक्टेंट की पावर आता है। ये भी तो एलिमेंट्री के लिए होता है। नहीं समझे? तो आपने तो यही कहा कि सर ऐसा है ही नहीं, तो मैं तो पहले ही कहूंगा फिर तो वो एलिमेंट्री है ही नहीं। हाँ या ना? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ए, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन सिंपल है कि कॉम्प्लेक्स है? अच्छा अच्छा, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल है। लिखना जरा फर्स्ट पॉइंट, इन्वॉल्व्स मैकेनिज्म। लिखते चलना, इन्वॉल्व्स मैकेनिज्म मतलब इन रिएक्शन का मैकेनिज्म है, मतलब इनका होने का तरीका है। तो एक स्टेप में होगा, कई स्टेप में? लिखना, कंप्लीट्स इन मल्टी स्टेप। ये जो रिएक्शन होती हैं वो कई स्टेप में होती हैं। कंप्लीट्स इन मल्टी स्टेप। अभी जो कर रहा हूं रफ है, लिखना नहीं, सुनना ध्यान से, ठीक? रफ समझते हो? रफ, मान लो प्यारे बच्चों एक रिएक्शन है, मान लो, और मान लो एलिमेंट्री है। पहले एलिमेंट्री मानो, रेट लो बताओ। आर बराबर के इंटू ए की पावर 1, परफेक्ट। अब मान लो कॉम्प्लेक्स है, मान लिया, मतलब इसका होने का तरीका है, मतलब इसकी मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म कभी भी आपको लिखना नहीं है, सवाल में मैकेनिज्म हमेशा दिया होगा, क्योंकि मैंने टॉपिक शुरू करने के पहले बताया मैं मैकेनिज्म लिखना नहीं सिखा रहा हूं, मैकेनिज्म की वैलिडिटी चेक करना सिखा रहा हूं। नहीं समझे? तो ये कभी मत सोचना कि सवाल में आपको मैकेनिज्म लिखना है, ये सोचना मैकेनिज्म हमेशा दिया होगा, आपसे पूछेगा बताओ ये मैकेनिज्म सही है कि गलत है, वो थॉट प्रोसेस लाना है। डन? आओ जरा, अगर ये रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है, अगर ये रिएक्शन, तो अगर मुझे इसका रेट लॉ लिखना है, क्या लिखना है? तो बोलो कैसे लिखूंगा? आर बराबर के इंटू ए की पावर 1, ए की पावर, एक्सपेरिमेंट करूंगा,
रेट लॉ निकालूंगा जो मैंने एक्सपेरिमेंट करके सिखाया। अब एक नया तरीका बताने वाला हूं, इसका रेट लॉ कैसे लिखें। इसका रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल तरीका हुआ कि नहीं हुआ, बोलो ना यार। अब एक नया तरीका बताने वाला हूं जिससे हम लिखेंगे रेट लॉ। क्या लिखेंगे, और अपने एक्सपेरिमेंटल रेट लॉ से मैच कराएंगे। फॉर एग्जांपल इसका हमने रेट लॉ मैकेनिज्म वाले मेथड से लिखा, मान लो। क्या माना, क्या लिखा, किस मेथड से, यानी रेट लॉ लिखने के दो मेथड हो गए। नहीं, ये जो है ये केवल थ्योरी का मेथड है, असली मेथड केवल एक्सपेरिमेंटल है। रेट लॉ लिखने का असली मेथड मार एक्सपेरिमेंटल है। ऑन पेपर हम मैकेनिज्म से भी लिख सकते हैं। हमने मैकेनिज्म से इसका रेट लॉ लिखा, वो आया R बराबर K इंटू ए की पावर 1। मान लो ये क्या आया, ये कैसे लिखा, एक्सपेरिमेंट से नहीं मैकेनिज्म से भी रेट लॉ लिखा जा सकता। अभी बताऊं कैसे लिखते हैं, चलेगा। रेट लॉ क्या लिखा, R बराबर K इंटू, अरे मान लो ना यार, ये रेट लॉ हमने कैसे लिखा, मैकेनिज्म से लिखा। डन। अब किसी बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया, क्या किया, और उसने उससे भी रेट लॉ लिखा। अरे एक्सपेरिमेंट से भी रेट लॉ लिखा जाता है, और उसका रेट लॉ आया R बराबर K इंटू ए की पावर 1। क्या दोनों मैच कर गया, यानी जो मैकेनिज्म बताई गई वो सही है। ऐसे मैकेनिज्म की वैलिडिटी चेक की जाती है। पहले मैकेनिज्म से रेट लॉ लिखा जाता है, फिर उसे एक्सपेरिमेंटल से मैच कराया जाता है। अगर दोनों मैच कर गया तो हाँ मैकेनिज्म जो बोली गई वो डन। अब मान लो रेट लॉ लिखना कैसे वो सिखा रहा हूं, ठीक, तब तो हम चेक कर पाएंगे मैकेनिज्म सही है कि। तो मान लो हम सबके सामने कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मानो इसकी मैकेनिज्म होगी कि नहीं होगी, ये कई स्टेप में होगी कि नहीं होगी। बच्चों थक जाते हो आप यार। मान लो इसकी मैकेनिज्म का पहला स्टेप है, ए से बना बी, बी से बना सी, सी से बना डी। सुन रहे हो क्या, एक मिनट, ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है, मतलब ए से बी सीधे नहीं बनता, पहले और बी से और सी से। एक मिनट, ये जो ए है ये क्या है, रिएक्टेंट, और डी क्या है, तो फिर बी और सी क्या है, यानी इंटरमीडिएट। ऐसी स्पीसीज होती हैं, ऐसी जो मेन रिएक्शन में नजर नहीं, केवल मैकेनिज्म में, क्योंकि वो रिएक्शन के दौरान आती है और आके चली, ऐसी स्पीसीज का नाम ही इंटरमीडिएट होता है। चलेगा, नहीं चलेगा, देखना पहले फर्स्ट पॉइंट, इंटरमीडिएट। लिखो लिखो बेटा लिखो, इंटरमीडिएट। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरमीडिएट ऐसी स्पीसीज। अच्छा, इंटरमीडिएट के एक्चुअल परिभाषा आपको बताते हैं ऑर्गेनिक में, मैं जो बता रहा हूं न्यूमेरिकल वाला थॉट प्रोसेस, राइट। ऐसी स्पीसीज जो मेन रिएक्शन में नहीं है, जो मेन रिएक्शन में नहीं है, ऐसी स्पीसीज जो मेन रिएक्शन में नहीं है, केवल मैकेनिज्म में है, केवल मैकेनिज्म में है, ऐसी स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट। चलेगा। अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो एक सवाल आपसे पूछता हूं, पूछ लो बच्चों, सब लोग बोर्ड पे आओ जरा। आ गए क्या, ए इंटरमीडिएट है कि नहीं है, बी सी डी, बहुत अच्छे, इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, ध्यान देखो, P2 इंटरमीडिएट, नहीं पहचान पा रहे हो बेटा, देखो ना फोटो में कौन कौन है, पी है कि नहीं है, इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट, पहचानना सीख गए। हर रिएक्शन में एक इंटरमीडिएट होता है, डन। सुनिएगा, मान लो मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मान लो उस रिएक्शन की मैकेनिज्म है, मान लो ये रिएक्शन 3 स्टेप में होती है, मान लो ये जो रिएक्शन का स्टेप है ये भी तो अपने आप में रिएक्शन है। ए से क्या बन रहा, तो ए से सीधे बी बना, कुछ और भी बना, कुछ और भी बना है ना। जब कुछ और भी बना तो मैंने लिखा क्यों नहीं, यानी ए से सीधे क्या बना, यानी वो एक स्टेप हुआ कि मल्टी स्टेप,
हर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है जो कई स्टेप में कंप्लीट होती है। मैकेनिज्म का हर स्टेप अपने आप में एक रिएक्शन होता है और वो एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, हाँ या ना? अगर वो एलिमेंट्री रिएक्शन है तो क्या उसका रेट क्या लिखा जाएगा? पहली वाली रिएक्शन का रेट क्या लिख के बताओ? R बराबर K इंटू A की पावर 1, R बराबर K इंटू B की पावर 1, R बराबर K इंटू C की पावर 1। लिख लिया होगा सबने? गलत। सर क्यों? लाला, रिएक्शन बदली है तो K भी तो बदलेगा। लिख लिया होगा? ये लिखा कि नहीं लिखा? अरे ये लिखा नहीं लिखा? R बराबर K1 इंटू A लिखा, मतलब मन में लिखा। R बराबर K2 इंटू B, R बराबर K3 इंटू C चलेगा? बताओ अब लिखा वो सही है गलत? यहाँ पे आएगा R1 R2 R3। एक मिनट, रुको रुको रुको। अगर अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसकी अपनी मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म का हर स्टेप एलिमेंट्री होता है जो कि एक ही स्टेप में खत्म होता है, जिसका रेट ऐसे लिखा जाएगा। क्या ये तीन की तीनों रिएक्शन है? क्या तीनों की रफ्तार है? तीनों की रफ्तार अलग अलग है, तो किसी की ज्यादा तो किसी की, अरे अलग अलग रफ्तार है तो कोई ज्यादा तो कोई कम तो होगा ही होगा ना। कोई ज्यादा तो कोई कम, तो कोई सबसे कम। कोई ज्यादा तो कोई कम, तो कोई सबसे कम। बोलो हाँ या ना? मतलब इस रिएक्शन में किसी की रफ्तार सबसे कम होगी और जो सबसे कम होगी उसे हम बोलेंगे स्लो की स्लोवेस्ट, स्लोवेस्ट। और जो स्लोवेस्ट है वही कहलाता है आरडीएस, यानी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। कॉपी में लिखा नेक्स्ट पॉइंट। ईच स्टेप ऑफ मैकेनिज्म, each step of mechanism, each step of mechanism is an elementary reaction. Each step of mechanism is an elementary reaction. और अगर वो elementary reaction है तो उसकी अपनी एक रफ्तार है, और रफ्तार है तो ज्यादा या तो कम है। लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। स्लोवेस्ट, स्लो नहीं, धीमा नहीं, सबसे धीमा। लिखना जरा, स्लोवेस्ट स्टेप will be RDS स्टेप, यानी कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। चलेगा? और एक बच्चा मेरी बातों को ध्यान से सुन रहा था, वो कहता है जो सबसे धीमा स्टेप होगा वही आरडीएस होगा। बचपन से सुना है सर, रटा है, याद है, मान लिया। लेकिन सर एक बात बताओ, जो सबसे तेज होगा वो आखिर रेट को डिसाइड क्यों नहीं करेगा? आया ना? कुछ कहते हैं सर अटल सत्य, मान लिया आप भी सर, सबसे स्लोवेस्ट स्टेप आरडीएस होगा। होगा सर, बस मान लिया, मान लिया। लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक सवाल परेशान कर रहा था, जो सबसे तेज हो सकता है वो भी तो रिएक्शन की रफ्तार को कंट्रोल कर सकता है। कुछ बच्चे कह रहे नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। आओ आपको मजबूर करता हूं सोचने में, ऐसा होना चाहिए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म का जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होगा वही आरडीएस। मान लो इन तीनों में जो सबसे धीमा स्टेप है, क्या कर रहे हो बेटा? क्या खेल रहे हो? वो एक्स और जीरो खेल रहे हो क्या? सवाल कर रहे थे, फिर क्या कर रहे थे? सवाल करते तो माफ कर देता मैं। आज कुछ चल रहा है क्या आज? अरे आ, 2 साल पहले की बात है। एक बच्चा था, एक बैच था, मतलब प्रीवियस इंस्टीट्यूट की बात है। हाँ, तो वो बच्चा जो था बंगाल का था, कलकत्ता से था। और अभी कल परसों फोन आया, उसका मैं किस्सा याद आया, बता रहा हूँ। तो बंगाल से था और बहुत मेहनती था, मतलब फैमिली कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी। और जब उस साल पढ़ रहा था मेहनती बहुत था, मतलब कोई उसको ये नहीं कह सकता कि मेहनत में कहीं कमी थी। और पूरी लगन से, और एक ही चीज कहता था सर, बहुत गरीब तरीके से उसका भाई उसकी फीस देता था। मतलब बात भी हुई थी एक बार, तो उसका ब्रदर उसकी फीस भी सब काम करता था। और उसकी मदर की तबीयत हमेशा खराब रहती थी, और उसका एक ही मन था, सर कुछ भी करके मुझे एम्स जाना है सर, मैं इस काबिल बन जाऊं कि अपनी माँ का इलाज कर पाऊँ। लिटरली 2 साल पहले की बात है, उस साल उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। भयंकर परेशान, सर मैं दोबारा ड्रॉप कैसे लूँ, पैसे नहीं, ये वो करके।
2-3 महीने बीते तो उसके बाद हम लोग वहां से आ ही गए। वो साल कैसे गया पता नहीं, कैसे उसने क्या किया पता नहीं। अभी कुछ दिनों पहले फोन आया था उसका, उसने कहा सर जैसे तैसे मैंने खुद से पढ़ाई करी और खुद के दम पे, मतलब खुद से पढ़ता रहा। बोले सर नोट्स तो सारे हैं ही, सब कुछ है, बस मैं कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। मेहनत में कहीं कमी नहीं थी। लास्ट के 3-4 महीने पहले आया था, बता रहा था यहाँ कोटा, तो ऐसी रूम लेके बस पढ़ रहा था। बोले सर वहाँ हो नहीं रहा था, माहौल नहीं था। आया था यहाँ पे और अभी उसको कलकत्ता का कॉलेज मिल गया। तो बताने के फोन किया था सर अल्टीमेटली मुझे एम्स तो नहीं मिला, लेकिन ठीक है मुझे जो कॉलेज मिला एटलीस्ट मिला। व्हाट आई वांट टू से कि सिलेक्शन आसान नहीं होता। उस बच्चे का मुझे किस्सा याद आता है, वो कितना हर दिन हर वक्त एक ही जुनून से लगा रहता था। यकीन मानो जब साल बीतता है ना मैं कुछ कह रहा हूँ ना मैं कुछ कहने लायक हूँ। आप सब अपने करियर के खुद जिम्मेदार है। मेरा काम पढ़ाना, अपना काम ईमानदारी से करता हूँ, मैं खुश हूँ। आप अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं नहीं कर रहे, इस पर एनालाइज करते रहना। जब साल बीतता है ना, तो साल के बाद यही बच्चा के कहते हैं सर एक मौका और मिल जाए प्लीज, सर घर वालों से बात कर लो, सर एक मौका और मिल जाए। करियर आपका है, लाइफ आपकी है। मैं नहीं कहता हूँ ये सब कुछ है, तो बस इतना कह रहा हूँ पढ़ने आए हो तो ईमानदारी से पढ़ लो ना यार। नहीं समझ पाए, या तो वो चीज आपको अच्छे से आती हो। आप सब रिपीटर हैं, मैं मानता हूँ कुछ बच्चे बहुत अच्छे से किए होते हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट। अगर उस लेवल कॉन्फिडेंस है तो मॉड्यूल सारा लगा के बैठो, या हो सके तो आप सुनते रहो, समझते रहो, कुछ नया आए तो देखो। लेकिन अगर आपको नहीं आता, परफेक्शन नहीं है, नंबर अभी 650 नहीं आ रहे हैं और फिर भी आप लापरवाही कर रहे हो तो आप गलत ट्रैक पे हो। मुझे टोकने का हक है ना यार। तो फिर मेरे भाई वो मैं देख नहीं पाऊंगा। और वो किस्सा क्यों बताया, क्योंकि यकीन मानो उसकी मेहनत मुझे याद आती है। वो बार बार एक ही चीज कहता था कई बार, सर बस कुछ भी हो जाए मुझे एक बार बनना है सर, कहीं मैं ये कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता सर, बड़ी मुश्किलों से पढ़ रहा हूँ। भाई उसकी कोई अच्छी नौकरी नहीं कर रहा था, भाई उसको पढ़ाता था कोटा में। कोटा में पढ़ना कितना महंगा आप जानते हो, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन लगा रहा, होता रहा, तो कहीं ना कहीं चीजें आती हैं। इच्छा आपकी है। हम सब इतने सराउंडिंग में होते हैं ना, सब चीजें भटक जाती है, पता नहीं चलता। सिस्टम एंड सराउंडिंग, यही थर्मो कहता है। और दोनों चीजें याद रखना किसी भी इवेंट के लिए होने के लिए जरूरी है। आई बिलीव आपका जो सराउंडिंग है उसे आपको अपने हिसाब से बनाना पड़ेगा, वरना अगर आप उसके हिसाब से ढले ना तो कब साफ हो जाओगे पता नहीं चलेगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? प्लीज लगे रहो, डेडिकेटेड रहो, एवरी मोमेंट एवरी सेकंड। हम हर काम सिलेक्शन के लिए रिमाइंड कराते रहो। दुनिया में बहुत कुछ चल रहा है, चाहे तो सब करते रहो, चाहे जो करने आए हो वो करो, इच्छा आपकी है। समझ पा रहे हैं क्या? हाँ, मैं मेरा काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, मैं इसमें खुश होता हूँ। आपसे जुड़ाव हो जाता है तो आपका सिलेक्शन भी मुझे लगता नहीं चाहिए यार, किसी के चाहिए। लेकिन कोई बच्चा बार बार हाथ छुड़ा के जाता है ना, तो मैं क्या करूँ यार। आप मेरे पास आओगे तो आपके लिए सब कुछ है, लेकिन जब जाओगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जाने का मतलब एक, हम कहते हैं कि इस तरीके से जा रहे हैं वर्चुअली कि नहीं सर मैं कर लूंगा, ठीक है फिर कोई दिक्कत नहीं। व्हाट आई वांट टू से, प्लीज एवरी मोमेंट लगे रहिए। अभी आपका पेपर ही बंद है, सिलेक्शन के लिए आए थे कोटा, भूल मत जाना। समझ पा रहे हैं? आइए जरा सवाल में आते हैं। तो मान लो, प्लीज यार, ठीक है मैंने शायद कुछ कह दिया लेकिन वो कहना जरूरी था, है ना। आप सब एक मकसद के लिए आए हैं, लगे रहिए, चलेगा। वो किस्सा अचानक से याद आया तो मैंने कह दिया। मैं आपको सीरियस नहीं करना चाहता हूँ, खुश रहो, मस्ती में रहो, लेकिन एक मकसद से आए तो वो हमेशा लगे रहना। इज दिस क्लियर? मान लो एक रिएक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स है, कैसी है? और अगर ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो इसकी अपनी एक मैकेनिज्म होगी कि नहीं होगी? होगी। और अगर मैकेनिज्म है तो कोई ना कोई स्टेप इसका सबसे धीमा होगा, हाँ या ना? और अगर इसका स्टेप सबसे धीमा होगा तो वही स्लोवेस्ट स्टेप होगा, और मैंने कहा कि जो स्लोवेस्ट स्टेप होगा वही आरडीएस होगा। अब इसमें असर्शन रीजन के सवाल बन सकते हैं कि स्लोवेस्ट स्टेप ही आरडीएस क्यों होता है, फास्टेस्ट स्टेप आरडीएस क्यों नहीं होता। इसे आपको समझना पड़ेगा। और बहुत बेसिक सा सवाल समझाता हूँ, बहुत बेसिक सी बात बताता हूँ। इमेजिन करते प्यारे बच्चों, 2 मिनट लूंगा। एक फैक्ट्री है, कोई भी फैक्ट्री मान लो, इमेजिन करते हैं कार की फैक्ट्री है, कुछ भी मान लो। अमोनिया की फैक्ट्री में कोई कंपोनेंट नहीं लग रहा, उसे आप फील नहीं कर पाओगे। कोई ऐसी फैक्ट्री माने जहां कुछ जुड़ रहा है, कुछ अलग हो रहा है। अमोनिया में केवल गैसियस कंपोनेंट, राइट। इमेजिन करते हैं कार की फैक्ट्री, वही मेरे दिमाग में आया। कार की फैक्ट्री है और मान लो एक कार को बनने में 100 घंटे लगते हैं, मान लो। और एक कार को बनने में 100 घंटे लगते हैं और हर स्टेप 1 घंटे का है, हर स्टेप। मतलब आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, बताओ वो कार कुल कितने घंटे में बन रही है? 100 घंटे में। तो कुल कितने स्टेप हुए? 100। सारे के सारे जो स्टेप है वो ऑटोमेटिक है, रोबोटिक है। आजकल कंपनीज में सब कुछ रोबोटिक होता है और आज ऑटोमेशन का जमाना चल रहा है। तो मान लो 99 जो स्टेप है वो सारे के सारे रोबोटिक है, ऑटोमेटिक है, चलेगा। मात्र एक स्टेप, कोई एक स्टेप मैनुअल मान लो। हाँ, इंजन लगाने का काम मान लो मैनुअल है, चलेगा। अब अगर कार को 100 घंटे में बनना है तो हर स्टेप को 1 घंटे में ही होना पड़ेगा। 2 मिनट और लूंगा। हर स्टेप को 1 घंटे में होना, एग्री और नॉट? हर स्टेप को 1 घंटे में होना। और जो बंदा लगा है, लेट्स इमेजिन 50वां स्टेप है, अगर 50वें स्टेप में वो काम कर रहा है तो उसे भी अपना काम 1 घंटे में ही करना। अदरवाइज उसका काम गड़बड़ हुआ तो सब गड़बड़ होगा, हाँ या ना? नाउ लिसन केयरफुली। वो रोज अपना काम 1 घंटे में करता था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, कार 100 घंटे बनकर तैयार होती थी।
एक दिन लेट्स इमेजिन उसकी तबीयत खराब हो गई। अगर उसकी तबीयत खराब हो गई तो वो काम रोज जो 1 घंटे में करता था, आज उसकी स्पीड कम हो गई और उसके कारण से अब उसे वही काम करने में लगने लगे 2 घंटे। लेट्स इमेजिन, यानी वो जो कार हर स्टेप में 1-1 घंटे में होता था, कार 100 घंटे बन के तैयार होती थी। वो कार अब 100 घंटे बन के तैयार होने वाली, कुछ भी कर लो वो 100 घंटे बन के तैयार होने वाली। अब बताओ वो कार कितने घंटे बन के तैयार होगी? क्या वो कार 101 आवर बन के तैयार होगी? हाँ या ना? अब यही पे एक सवाल आता है, सर तबीयत खराब हो गई तो धीमा हो गया, ग्लूकोज खा के आया होता तेज भी तो हो जाता। अरे मान लो ना यार, मान लेते एक दिन वो ग्लूकोज खा के आ गया, अरे मान लो यार, अब वो रोज जो काम 1 घंटे में करता था वो आधे घंटे में करने लगा, तो जो कार रोज 100 घंटे बनती तो वही 98.5 आवर बन जाएगी। जो स्टेप इंटरकनेक्टेड होते हैं, जो स्टेप वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, और जो एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं उनकी एक मिनिमम सर्टेन रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल, ये आखिरी क्लास है, इमेजिन करते हैं थर्ड क्लास जो 6:40 पे छूटनी थी, जो 6:40 पे, वो 6:40 पे नहीं छूटी, वो 6:15 पे छूट गई, मतलब जल्दी छूट गई, मतलब फास्ट हो गई। मान लो अगर वो 6:15 पे छूट गई तो क्या गारंटी है कि मैं 6:25 पे जाऊंगा? वो जल्दी हुआ कि नहीं हुआ? उसके जल्दी होने से मैं जल्दी हो जाऊं क्या कोई जरूरी है? लेकिन अगर वो क्लास 7 बजे छूटती तो मैं 7:10 में ही आता, ये जरूरी है। किसी के जल्दी होने से बाकी सारे स्टेप जल्दी हो जाएं कोई गारंटी, लेकिन किसी के धीरे होने से बाकी सब स्टेप धीरे होंगे, ये गारंटी है, ये गारंटी है। अगर कोई रिएक्शन में फास्ट स्टेप होगा वो सबको कंट्रोल करे कोई जरूरी, लेकिन जो सबसे स्लो होगा वो सबको कंट्रोल करेगा, ये गारंटी है, ये गारंटी है। हाँ या ना? किसी भी रिएक्शन का जो सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है वही आरडीएस होता है, लेकिन जो सबसे फास्टेस्ट स्टेप है वो आरडीएस नहीं है, बिकॉज फास्टेस्ट स्टेप कैन कंट्रोल अदर रिएक्शन रेट, इट इज नॉट नेसेसरी। बोलो ना यार, जल्दी हो गया लेकिन इसका अपना एक सर्टेन रिक्वायरमेंट था, कंसंट्रेशन का या टेम्परेचर का, प्रेशर का, जो भी था। जब तक वो नहीं होगा तब तक वो रिएक्शन होने वाला, लेकिन अगर धीमा होगा तो बाकी सबको धीमा करेगा। हाँ या ना? कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, ये लिख लिया था आपने आरडीएस स्टेप, लेकिन जरा नेक्स्ट पॉइंट, रेट लॉ, रेट लॉ will be written, rate law will be written using this step. दो मिनट और लूंगा। रेट लॉ मतलब ये पॉइंट हो जाए बस। रेट लॉ विल बी रिटेन यूजिंग दिस स्टेप। अब इसी स्टेप की मदद से रेट लॉ लिखा जाए। एक मिनट, रेट लॉ इसका लिखोगे किसका लिखोगे? मेन रिएक्शन का रेट लॉ इस वाली रिएक्शन से लिखा जाएगा, क्योंकि यही वो रिएक्शन है जो इस रिएक्शन की रफ्तार को कंट्रोल कर रहा है। हाँ या ना? हम रेट लॉ इसका लिख रहे हैं किसका? मगर इसकी मदद, क्योंकि यही आरडीएस है, मतलब यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है जो पूरी रिएक्शन की रफ्तार कंट्रोल कर रहा। बोलो हाँ या ना? मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब जरा सुनिएगा, मैंने इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखा, लिख दो। किस रिएक्शन का? किसकी मदद से? क्योंकि वही स्लोवेस्ट है, ऐसा मैंने बोला, चलेगा। अच्छा, कभी कभी वो बोलता नहीं है, वो क्या करता है, ऐसे बोलता है, यहां लिख देगा K1, यहां लिख देगा K2, यहां लिख देगा, और कहेगा सबसे छोटा K2 है, सबसे छोटा, यानी सबसे छोटा रेट कांस्टेंट K2 है। और अगर आप इतना जानते हो तो आप ये भी जानते हो जो रेट होता है वो R बराबर K इंटू समथिंग होता है, यानी K कांस्टेंट कम होगा तो रेट भी कम। कभी कभी सवाल स्लोवेस्ट बोलेगा, बोलेगा, कभी कभी सवाल रेट कांस्टेंट की वैल्यू देगा, देगा। अपने को समझ में आना कौन स्लोवेस्ट है, चलेगा। अभी सुनना, यहाँ पे सबसे स्लोवेस्ट स्टेप कौन है? बीच वाला। तो क्या मैं उसकी मदद से रेट लॉ लिखूंगा? मैंने उसकी मदद से रेट लॉ लिखा, लिसन केयरफुली, और रेट लॉ लिखा R बराबर K इंटू बी की पावर 1। हाँ या ना? ये क्या है? ये पूरा का पूरा क्या है? किसकी मदद से लिखा? किसके लिए लिखा? तो मैं ऐसे कहूंगा, एक रिएक्शन है ए से बना डी, एक रिएक्शन है, और इसका रेट लॉ है R बराबर K इंटू बी की पावर 1। ये आपको अजीब लगा कि नहीं लगा? क्यों अजीब लगा? सर अगर आप इस रिएक्शन का रेट लॉ बता रहे हो, यानी ये वो इक्वेशन है जिसको देख के हम ये बताएंगे किसके बदलने से रफ्तार बदलेगी, किसके बदलने से। तो सर आपने इस रिएक्शन का रेट लॉ बताया R बराबर K इंटू बी की पावर 1, यानी बी के बदलने से रफ्तार बदल,
अब जिसको मैकेनिज्म नहीं पता, कहेगा सर बी है कहां? बी, अरे ये तो वो वाली बात हुई कि मैंने आपके सामने रिएक्शन लिखा N2 + 3H2 से बना 2NH3, हेलो, और मैंने कहा इस रिएक्शन की रफ्तार है R बराबर K × N2 की पावर 1, फील आ रहा है? R बराबर K × N2 की पावर 1 H2 की पावर 1, फील आ रहा है? बोलो ना। और मैंने कहा इसकी रफ्तार है R बराबर K × सल्फ्यूरिक एसिड, क्या लग रहा है सर? ये कहां से आया सर? ये तो रिएक्शन में, अरे बोलो ना। और जब ये लिख सकते हैं तो फिर आप तो कुछ भी लिख सकते हो, R बराबर K × फलाना ढकाना ढिमकाना, हाँ या ना? ये गलत हुआ कि नहीं हुआ? अगर उस रिएक्शन का रेट लॉ लिख रहे हो तो कम से कम वो स्पीसीज आना जो इस रिएक्शन में। बी कहां है? अरे बी तो इंटरमीडिएट है, जो आया और आके चला गया। इसीलिए लोगों ने एक नियम बनाया, जो भी आरडीएस स्टेप होगा उसी से रेट लॉ लिखा जाए, मगर एक शर्त होनी कि वो इंटरमीडिएट नहीं आना चाहिए, क्योंकि इंटरमीडिएट आने का लॉजिक ही नहीं है। इंटरमीडिएट आने का लॉजिक, अच्छा मान लो पल भर के लिए ये वाला स्टेप होता स्लो, बस आखिरी पॉइंट ये वाला होता स्लो, मान लो अगर ये स्लो होता तो रेट लॉ कैसे लिखते? पहला वाला R बराबर K × A की पावर, ये क्या है? रेट लॉ। किसके लिए लिखा? अब इस रेट लॉ को एक्सेप्ट करो कि ना करो? बिल्कुल एक्सेप्ट करो, क्योंकि ए को इंटरमीडिएट, और ये लॉजिकल है, मतलब ए बदलेगा तो रफ्तार बदले। लेकिन अगर ये रेट लॉ लिख दिया, इसका मतलब ये हुआ कि बी के बदलने से रफ्तार बदलेगी। बी है कहां? नहीं समझे? बस आखिरी पॉइंट लिखो, उसमें क्या लिखा था आपने? विल बी रिटन यूजिंग आरडीएस सिस्टम, बट द कंडीशन इज इंटरमीडिएट शुड नॉट प्रेजेंट। इंटरमीडिएट शुड नॉट प्रेजेंट, इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए। लेकिन आज तो इंटरमीडिएट आ गया, अब इसे कैसे हटाएं सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, चलेगा? अभी इसको मत लिखना बेटा, मैं इसको लिखवाऊंगा, है ना, पूरा समझाते समय लिखवाऊंगा। आपका होमवर्क रहेगा नंबर 1, हाँ, इंटरमीडिएट शुड नॉट प्रेजेंट। जो बच्चे नहीं लिख पाए लिख ले, बट द कंडीशन इज इंटरमीडिएट शुड नॉट प्रेजेंट। इंटरमीडिएट शुड नॉट प्रेजेंट। पूरू नेक्स्ट क्लास डिस्कस करते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में, चलेगा? हाँ, अभी इसको खत्म होने दो फिर समझना। रुकना जरा, होमवर्क होगा नेक्स्ट क्लास का नंबर 1, बोला कि नहीं बोला? अभी लिखिएगा होमवर्क। रिवाइज टुडेज लेक्चर मॉड्यूल है किसी के पास? कुछ सिलेक्टेड सवाल है बच्चों, प्लीज सब कुछ करिए, पढ़ाई से लापरवाही मत करिएगा। मैं टोक सकता हूं, समझा सकता हूं, याद दिला सकता हूं, अल्टीमेटली डिसीजन आपका होगा। एक्सरसाइज 1 1 से 9 कर लिया, उसके बाद लिखिएगा 1 to 9, राइट? उसके बाद आपका होमवर्क होगा 24, 25, 26, 27, 28, 29 से लेकर 34, 29 से लेकर 34, चलेगा? एक्सरसाइज 1 ईएलपी नंबर 1 कर लिया, नंबर 2 खत्म कर लीजिए, ईएलपी नंबर 2, और ये कल आप ईएलपी लेके आएंगे, कल किसी कीमत पे खत्म होना चाहिए। डन? दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।